नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और कल की जो अपनी क्लास थी उसके अंदर अपने देखा था चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो अपने पास में कोई धारावाही चालक है या कोई चुंबक है उसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो उस क्षेत्र को अपने क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को अपने चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जब कोई अन्य आवेश उसमें क्या करता है, आता है, तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है और उस बल को अपने चुंबकीय बल के नाम से जानते हैं। अपने एक फॉर्मूला लिखा था F = QV, जिससे अपने B का मान ज्ञात किया था, ठीक है, और B = Q/V लिख के अपने वहाँ पर क्या किया था, मात्रक और विमा जो है वो ज्ञात की थी, ठीक है। मात्रक अपने इसका टेस्ला लिखा था और सीजीएस में गॉस लिखा था, और वेबर पर मीटर स्क्वायर और मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी अपने इसके मात्रक लिखे थे। एक जो अपने पास में टेस्ला था उसे 10⁴ गॉस के बराबर लिखा था, ठीक है। विमा आप लोग निकाल करके देख लेना जो अपने पास में फॉर्मूला है उसे। और अब अपनी बात करते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास में था, उस चुंबकीय क्षेत्र की यदि अपने को क्या करनी पड़ जाए, दिशा ज्ञात करनी पड़ जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ठीक है। कि जो हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर आपको ज्ञात करनी पड़ जाए, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो दिशा किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, कुछ नियमों को काम में लेते हैं। जैसे अपने पास में आता है दक्षिण हस्त का नियम। जैसे हमारे पास में क्या है, दक्षिण हस्त नियम। जैसे हमारे पास में क्या आता है, दक्षिण हस्त नियम आता है। देखिए दक्षिण हस्त नियम अपने को क्या बताता है। दक्षिण हस्त नियम अपने को बताता है यदि अपने किसी धारावाही चालक तार को क्या करें, इस प्रकार से पकड़े कि जैसे अपने ये धारावाही चालक तार है, इसको अपने क्या करें, इस प्रकार से पकड़ें, जैसे सामने आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से आपको पकड़ना है। तो ये जो अपने पास में अंगूठा है, ये अंगूठा किसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है, ये अंगूठा अपनी धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो ये मुड़ी जो अपने पास में अंगुलियां हैं, ये किसकी दिशा को व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, ठीक है। यानी अपने इस प्रकार से पकड़ रहे हैं, जैसे ये हमारे पास में चालक है, तो ये जो दिशा है ये तो क्या है, चालक में धारा की दिशा है, और अपनी अंगुलियां जो है वो क्या कर रही है, इस प्रकार से मुड़ रही है। तो ये अंगुलियां जिस दिशा में जा रही है वो आपके पास में कौन सी दिशा आती है, वो आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा आती है, ठीक है। और यदि आप लोग क्या करते हो, इसे उल्टा लेकर के चलते हो, यानी धारा की दिशा जो आप लोग क्या कर रहे हो, नीचे की ओर प्रवाहित करो, ये तो ऊपर की ओर की बात आ गई। अगर नीचे की ओर आए तब उसमें आपके पास में क्या होगा, ये डायग्राम जो है वो इस प्रकार से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये डायग्राम हो सकता है और एक ये डायग्राम हो सकता है। इसमें देखिए अंगुलियां जो है अपनी इस प्रकार से आ रही है, और इसमें यदि देखें तो विपरीत प्रकार से अपने ये अंगुलियां आ रही है। तो अपने दक्षिण हस्त के नियम से क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। एक अपने इसमें आता है मैक्सवेल का कोर्कस्क्रू नियम, ठीक है। मैक्सवेल का कोर्कस्क्रू नियम अपने देखिए क्या होता है, दक्षिणावर्ती पेच का नियम भी अपने इसे कहते हैं। जो मैक्सवेल का कोर्कस्क्रू नियम है, इसे अपने क्या करते हैं, इसे अपने दक्षिणावर्ती पेच का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा अपने इसके अंदर आता है, वो आता है दक्षिणावर्त पेच का नियम। दक्षिणावर्ती पेच का नियम, या अपने इसे कहा जाता है मैक्सवेल का कोर्कस्क्रू नियम, ठीक है। अपने दक्षिणावर्ती पेच का नियम, या किस नाम से जानते हैं इसे अपने मैक्सवेल के कोर्कस्क्रू नियम के नाम से जानते हैं। तो मैक्सवेल का कोर्कस्क्रू नियम या दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दक्षिणावर्ती पेच का नियम या मैक्सवेल का कोर्कस्क्रू नियम जो है वो अपने क्या बताता है, देखिए। तो जैसे अपने पास में ये क्या है, कोई एक दक्षिणावर्त पेच है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, कोई एक दक्षिणावर्त पेच है, और यदि आप लोग क्या करो, इसे इस तरीके से घुमाओ कि पेच के आगे बढ़ने की दिशा, आप लोग क्या कर रहे हो, पेच को इस प्रकार से घुमा रहे हो कि जो हमारे पास में ये पेच है, इस पेच की आगे बढ़ने की जो दिशा है, जैसे ये पेच के आगे बढ़ने की दिशा है, ये पेच के आगे बढ़ने की दिशा किसे व्यक्त कर रही है, धारा की दिशा को व्यक्त कर रही है। यानी पेच जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वो अपने पास में किसकी दिशा है, वो धारा की दिशा है। तो जिस दिशा में अपने इस पेच को घुमाना पड़ेगा वो दिशा किसकी आएगी, वो दिशा आएगी चुंबकीय क्षेत्र की। आई बात समझ में। यदि अपने क्या करें, दक्षिणावर्ती पेच जो है इसे इस प्रकार से रखें कि पेच के आगे बढ़ने की दिशा, जैसे यहाँ पेच जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो पेच के आगे बढ़ने की दिशा किसे व्यक्त कर रही है, धारा की दिशा को व्यक्त कर रही है। तो पेच को घुमाने की जो दिशा है
वो किसे व्यक्त करेगी, वो चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपने क्या कर रहे हैं, पेच को घुमा रहे हैं और पेच के आगे बढ़ने की दिशा जो है वो क्या है, आई है। तो ये अपने पास में क्या आता है, दक्षिणावर्ती पेच का नियम आता है। एक अपने इसके अंदर आता है एम्पियर के तैरने का नियम, या अपने जिसे स्नो के नियम के नाम से जानते हैं। आप लोग इसके अंदर दाहिने हाथ का नियम काम में ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप लोग सभी नियमों को काम में लो। दाहिने हाथ का नियम लगाओ, बिल्कुल आसान सा है, बस चालों को दाहिने हाथ के अंदर रखना है। अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करेगा और मुड़ी अंगुलियां जो है किसे व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, यानी यदि आपको क्या करना हो, कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो इसके लिए सिंपल आप लोग क्या कर सकते हो, दाहिने हाथ का नियम काम में ले सकते हो। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से चालों को पकड़ना है, धारा की दिशा में अंगूठा रखना है और मुड़ी अंगुलियां किसे बताई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। इसके अलावा जो नियम है वो अपने पढ़ रहे हैं। देखिए एग्जाम के अंदर सीधा सीधा आपको ये पूछा जा सकता है कि मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम लिखिए, या स्नो का नियम, या एम्पियर के तैरने का नियम लिखिए, तो उसमें आपको ये नियम पता होना जरूरी होता है। ठीक है, तो तीसरा जो अपने इसके अंदर नियम है वो आता है एम्पियर के तैरने का नियम, या अपने इसे क्या कहते हैं, या अपने इसे कहते हैं स्नो का नियम, स्नो का नियम, एम्पियर के तैरने का नियम, या इसे क्या कहा जाता है, स्नो का नियम कहा जाता है। तो एम्पियर के तैरने का नियम या स्नो का नियम, स्नो का नियम आपको याद होगा जब मैंने आपको ओरेस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष बताए थे, तो उन निष्कर्षों में भी मैंने आपको बताया था कि यदि कोई व्यक्ति जो वो क्या कर रहा है, तालाब में तैर रहा है और उसके जो पैर है वो किस दिशा में रही है, तो अपने एम्पियर का नियम है। पहले मैं आपको ओरेस्टेड वाले में बता देता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था। ओरेस्टेड वालों में मैंने आपको स्नो का नियम बताया था। यदि धारा जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हो तो जो चुंबकीय सुई है उसका सिरा किस ओर जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा। और यदि उल्टा होता, उत्तर से दक्षिण की ओर होती, तो चुंबकीय सुई जो है उसका सिरा किस ओर जाता, पूर्व की ओर जाता। ये अपने पास में स्नो का नियम था जो मैंने आपको ओरेस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष में बताया था। तो अब अपने इस नियम की बात कर लेते हैं कि एम्पियर के तैरने का नियम अपने को क्या कहता है। एम्पियर के तैरने का नियम कहता है, जैसे आपके पास में ये क्या है, चुंबकीय सुई है, ये आपके पास में क्या है, चुंबकीय सुई है, ये इसका एन सिरा है और ये इसका कौन सा सिरा है, एस सिरा है। और इस तरीके से इसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। कोई व्यक्ति इस प्रकार से तैर रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो तालाब या पानी जो है उसमें इस प्रकार से तैर रहा है कि उसके पैर जो है, धारा जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, उसके पैर से सिर की ओर जा रही है। ठीक है, कोई व्यक्ति तालाब में तैर रहा है और धारा जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, उसके पैर से सिर की ओर जा रही है और उसका मुंह जो है वो किस ओर है, नीचे की ओर, जो चुंबकीय सुई लगी हुई है उस चुंबकीय सुई की ओर है। तो चुंबकीय सुई जो है उसमें विक्षेप कौन सी दिशा में आएगा, उसमें विक्षेप आएगा व्यक्ति का जो बायां हाथ है, लेफ्ट हाथ है, बाएं हाथ की ओर। ठीक है, चुंबकीय सुई जो है उसमें विक्षेप किस दिशा में आएगा, व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर आएगा। ये अपने पास में किसका नियम आता है, ये अपने पास में एम्पियर के तैरने का नियम आता है। ठीक है, अपने स्नो के नियम की बात करें, किसके नियम की बात करें, स्नो के नियम की बात करें, तो स्नो का नियम अपने को कहता है कि यदि किसी चालक में धारा जो है वो एस से एन की ओर प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हो, तो इस चुंबकीय सुई में जो विक्षेप आएगा ये कौन सी दिशा में आएगा, ये वेस्ट दिशा में आएगा, यानी पश्चिम दिशा में आएगा। ठीक है, ये आपके पास में उत्तर, ये दक्षिण, और उसके बाद में इधर पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आपको ये जो नियम है ये क्या बताता है, स्नो का नियम। एस का मतलब एस का मतलब साउथ, एन का मतलब नॉर्थ, ओ का मतलब ओवर, ऊपर की ओर, और डब्ल्यू का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट यानी पश्चिम की ओर। तो स्नो का नियम अपने को बताता है कि यदि किसी चालक में धारा जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हो तो जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप किस दिशा में आएगा, उसमें विक्षेप आएगा पश्चिम दिशा के अंदर। ठीक है, पश्चिम दिशा में वहाँ क्या आएगा, विक्षेप आएगा। जैसे कागज़ के तल में अपने ऊपर की ओर यहाँ क्या लिख रखा है, जो अपने पश्चिम दिशा से बना रखी है। अगर उल्टा होता, उत्तर से दक्षिण की ओर धारा प्रवाहित होती तो चुंबकीय सुई में विक्षेप फिर पूर्व दिशा में चला जाता। तो ये अपने पास में आता है स्नो का नियम, या इसी नियम को अपने किस नाम से जानते हैं, एम्पियर के तैरने के नियम के नाम से जानते हैं। देख सकते हो आप लोग दोनों एक ही बात यहाँ पर अपने बता रहे हैं। चौथा अपने यहाँ पर आता है वर्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हाथ की हथेली का नियम। जो वर्तीय धाराएं होती है इनके लिए अपने कौन सा नियम काम में लेते हैं, तो वर्तीय धाराओं के लिए अपने नियम जो है वो काम में लेते हैं, वो है दाईं हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, वर्तीय धाराओं के लिए किसका नियम काम में लेते हैं, दाईं
हथेली का नियम जो है वो काम में लेते हैं। जो वृत्तीय धाराएं हैं इसके लिए कौन सा नियम काम में लेते हैं, इसके लिए अपने दाईं हथेली का नियम जो है वो काम में लेते हैं। दाईं हथेली का नियम, देखिए दाईं हथेली का नियम क्या बताता है। जैसे अपने पीछे जो टॉपिक पढ़ रहे थे, जैसे बिल्कुल शुरुआत में आपने पढ़ा था दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम। इसके अंदर तो आपने बोला था कि इस दिशा में धारा जा रही है और इस दिशा में क्या जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। अब की बार यहाँ उल्टा होगा, यहाँ धारा जो है वो किस प्रकार की है, वृत्तीय धारा है। धारा कौन सी है, वृत्तीय धारा है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा, जो अंगूठा अपने पास में है ये किसको व्यक्त करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगा। ठीक है, जो अपने पास में यहाँ अंगूठा आएगा उसकी दिशा जो होगी वो किसकी दिशा होगी, वो अपने चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, यानी जो वृत्तीय धाराएं हैं इनके लिए यदि आपको बोल दिया जाए तो आपको दाहिने हाथ के अंदर चालक को इस प्रकार से पकड़ना है। वृत्तीय धाराएं हैं तो धारा किसके द्वारा व्यक्त की जाएगी, जो ये मुड़ी उंगलियां इनके द्वारा धारा को व्यक्त किया जाएगा। और अंगूठा किसकी दिशा को व्यक्त करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। ध्यान रखना ये बात सिर्फ किसके लिए, वृत्तीय धाराओं के लिए। और अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं या अपने 12वीं क्लास के अंदर जितने टॉपिक पढ़ते हैं उनमें वृत्तीय धाराएं आपके नहीं आती है। सिर्फ कौन सी धाराएं आती है, रेखीय धाराएं आती है। वृत्तीय धाराएं वैसे तो कहीं है नहीं, अगर किसी एग्जाम्पल वगैरह में आती है तो बस उसी जगह आपको ध्यान रखना है। बाकी जितनी आपकी बुक में धाराओं का जिक्र होता है वो आपके सामान्य धाराएं हैं, तो उसमें दाहिने हाथ का नियम या जो अपने दक्षिण हस्त नियम है ये इस प्रकार का काम में लेना है। आपको चालों को इस प्रकार से पकड़ना है, अंगूठा धारा की दिशा में और मूड़ी उंगलियां जो है वो किसकी दिशा में होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। ठीक है, ये अपने पास में कुछ एक नियम आते हैं जिनके द्वारा अपने क्या किया जाता है, जिनके द्वारा अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त किया जाएगा। इसके अलावा भी आपको एक बात और पता होनी चाहिए, एक तो अपने जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर और एक होता है कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अपने दो प्रकार से लेते हैं, एक तो लेते हैं कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर और एक लेते हैं कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर अंदर की ओर। देखिए कैसे, जैसे देखिए नोट लगा करके नोट्स में आपको मिलेगा। जैसे ये कोई एक चालक है, इसमें धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रही है, आई दिशा में प्रवाहित हो रही है। और आपको क्या करना है, यहाँ धारा की दिशा जो है वो देखनी है। तो धारा की दिशा देखनी है तो आप लोग क्या करोगे, धारा की दिशा तो अंगूठे की दिशा में होगी, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में होगा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लिए आप लोग क्या करोगे, ये जो दिशा है इस दिशा में अंगूठे को रखोगे और मुड़ी उंगलियां जो है वो किसे व्यक्त करेगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। अब देखिए मैंने इसे यहाँ से पकड़ा, ठीक है, पकड़ लिया और ये अपने चालक आ गया और ये जो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ रही है ये दिशा कहाँ है, ये दिशा कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, ये दिशा कहाँ आ रही है, ये जो बोर्ड है इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस ओर है, अंदर की ओर है। जो बी अपने पास में है वो किस दिशा के अंदर है, अंदर की ओर है। और जैसे ही आप इस ओर आते हो तो ये अंगूठा और इस पॉइंट पर अगर आप लोग देखो तो ये उंगलियां अपनी बाहर की ओर आ रही है, यानी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा आ रही है वो दिशा किस ओर है, बाहर की ओर है। तो एक तो आपकी दिशा आती है कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर और एक दिशा आती है कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर। कौन से समय आपको डॉट लिखना है, कौन से समय आपको क्रॉस रखना है, ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो जब आपको दिशा लेनी हो कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर, तो कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर अपने क्या दर्शाते हैं, क्रॉस दर्शाते हैं। ठीक है, जो क्रॉस है वो अपने किसे दर्शा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है, तल के लंबवत अंदर की ओर। ये किस ओर है, अंदर की ओर। और यहाँ जो ये पॉइंट बना हुआ है ये क्या आता है, डॉट आता है। डॉट किसे बताता है, डॉट बताता है अपने चुंबकीय क्षेत्र कागज़ के तल के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत और किस ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर। ठीक है, तो ये जो है वो किस ओर है, डॉट जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर और ये क्रॉस है कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो क्रॉस तो दर्शा रहा है कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर और डॉट दर्शा रहा है कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो इस तरीके से डॉट और क्रॉस को अपने दर्शाते हैं। अगर ऐसा उल्टा होता, जैसे धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही होती, ठीक है, धारा यदि इस तरीके से प्रवाहित हो रही होती तो आप लोग
चालक को अब की बार इस प्रकार से रखते और अंगूठा जो है वो इस तरीके से आता है, यानी अंगूठे की दिशा नीचे की ओर आती, तब आपका एक डॉट बनता और एक क्रॉस बनता। ये जो दिशा आती इस तरीके से पकड़ने के बाद में ये दिशा आती बाहर की ओर, और इस तरीके से पकड़ रहे हो तो यहाँ जो पॉइंट आएगा इसके ऊपर दिशा किस तरीके से आ रही है, अंदर की ओर आ रही है। ठीक है, तो बाहर की ओर आप क्या दर्शाते हो, आप डॉट लगाते हो, और अंदर की ओर आप लोग क्या करते हो, क्रॉस लगाते हो। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि अंदर की ओर जब भी दिशा लोगे क्रॉस लगाओगे, और बाहर की ओर जब भी दिशा लोगे आप लोग क्या करोगे, डॉट लगाओगे। ठीक है, कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर क्रॉस, कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर डॉट। ये आपको क्या करना है, दिशा दर्शाने का एक तरीका है, इसे आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताई दी है कि कहाँ पर आपको डॉट लगाना है और कहाँ आपको क्रॉस लगाना है। आगे बढ़ते हैं और अपने अब चैप्टर जो है उसकी बेसिक बातें कंप्लीट होती है और आगे बढ़ते हैं बायो-सावर्ट के नियम की ओर। जैसे फर्स्ट चैप्टर जब अपने पढ़ रहे थे, यानी जब अपने स्थिर विद्युत की पढ़ रहे थे, तो वहाँ आप लोगों ने पढ़ा था कूलॉम का नियम। किसका नियम पढ़ा था, कूलॉम का नियम पढ़ा था, या कूलॉम आप लोग जिसे बोलते हो कूलॉम का नियम आपने पढ़ा था। बिल्कुल उसी प्रकार से जब आप लोग चुंबक के बारे में पढ़ते हो तो आपके एक नियम काम में आता है, वो आता है बायो-सावर्ट का नियम। चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सावर्ट का नियम। ठीक है, तो अपने एक नियम काम में आता है, इस नियम को अपने बोलते हैं बायो-सावर्ट नियम। ठीक है, तो देखिए बायो-सावर्ट का नियम जो है वो अपने क्या बताता है, तो बायो-सावर्ट का नियम अपने एक तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बताता है और दूसरा बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में। ठीक है, अपने बायो-सावर्ट का नियम आपको बियो-सावर्ट के नियम से ये लिखा हुआ मिलेगा जब आप लोग आपकी बुक में देखोगे, क्योंकि स्पेलिंग जो अपने लिखते हैं तो BIO इसकी लिखते हैं। ठीक है, जैसे अपने इसे बियो-सावर्ट या बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं, सामान्यतः अपने इसे बायो-सावर्ट के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बायो-सावर्ट का नियम किसके बारे में बताएगा आपको, बायो-सावर्ट का नियम बताएगा किसी चालक जो है, किसी धारावाही चालक जो है उसके अंदर एक तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी दिशा, उन दोनों के बारे में अपने को बताता है। जैसे अपने ये क्या करें, एक चालक तार लें, ये A और B क्या है, इसका सिरा है। ठीक है, A और B क्या है, इस चालक तार का सिरा है, जिसमें कितने मान की धारा प्रवाहित हो रही है, I मान की धारा जो है वो चालक तार में प्रवाहित हो रही है। AB चालक तार में I धारा जो है अपनी प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार पर अपने एक अल्पांश लिया जिसकी लंबाई कितनी है, DL है। DL लंबाई का हम लोगों ने एक अल्पांश लिया, इस अल्पांश से R थीटा पोजीशन पर, इस अल्पांश से R थीटा पोजीशन पर क्या है, अपना एक कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता का मान यदि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग दिशा देखोगे, दिशा तो देखिए यदि इस पॉइंट की बात करें तो अंगूठे को धारा की दिशा में रखो, और चुंबकीय क्षेत्र जो है कौन से पॉइंट पर आपको ज्ञात करना है, पॉइंट P पर ज्ञात करना है। तो आपने अंगूठे को कहाँ रखा, धारा की दिशा में रखा, और अंगुलियां देखो आपकी किस ओर जा रही है। जब अंगुलियों को आप लोग मोड़ते हो तो ये जो आपका बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर की ओर जा रही है। जब अंदर की ओर जाती है तो वहाँ क्या आता है, क्रॉस आता है। ठीक है, वहाँ क्या आता है, क्रॉस आता है। आपको अंदर बाहर नहीं लिखना है, सिर्फ ऐसा क्रॉस बना देना है। यहाँ क्या आया, क्रॉस आया। क्रॉस क्या बताता है, क्रॉस बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर। यहाँ बोर्ड है तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, ये बात आपको ध्यान रखनी। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये पॉइंट डिपेंड करेगा कि यहाँ डॉट आएगा या क्रॉस आएगा। जैसे यही पॉइंट, सेम पॉइंट अगर इस साइड बनाया होता, जैसे अगर कोई इस साइड पॉइंट P लिख करके दे देता आपको, इस साइड पॉइंट P लिख करके दे देता और आपको बोलता कि अब बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर आएगी, तो अब आपको इस साइड नहीं देखना है। अब आपको जैसे ये चालक है, पकड़ना है, अंगूठा रखना है, अंगुलियां मोड़नी है, अंगुली इस ओर मुड़ी तो क्रॉस, और यहाँ अगर आप देखो इस पॉइंट P से तो अंगुलियां अपनी बोर्ड से निकल करके बाहर की ओर आ रही है। पॉइंट P पर देखें तो अंगुलियां किस ओर आ रही है, बाहर की ओर आ रही है। इस समय यहाँ क्या आएगा, डॉट आएगा। ठीक है, यदि अपनी अंगुलियां जो है वो कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर जा रही है तो क्रॉस आएगा, और अगर तल के लंबवत बाहर की ओर आ रही है तो इसमें यहाँ क्या आएगा, डॉट आएगा। ठीक है, अपने तो ये बस बेसिक पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो आपको किसी एक दिशा में इसे लेकर के चलना है। और जैसे
या तो आप इस साइड लेकर के देख लो या इस साइड लेकर के देख लो, तो मैं इसे इस साइड रख रहा हूँ पॉइंट पी के, और जहाँ क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। ठीक है, आपकी बात शायद समझ में आ गई होगी। यानी डॉट भी आ सकता है और क्रॉस भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है दक्षिणावर्ती, ये जो दक्षिणावर्ती पेच का नियम या दाहिने हाथ की हथेली का नियम लगाने पर कि किस साइड तो उंगलियां अपनी अंदर की ओर जा रही है और किस पॉइंट पर उंगलियां जो है अपनी बाहर की ओर आ रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी डॉट और क्रॉस आ जाए। फिर जहां आपका टॉपिक कंप्लीट हो, जहां आप लोग फॉर्मूला निकाल लो, उसके लास्ट में आप लोग बता दोगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है पॉइंट पी पर कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है या बाहर की ओर है। एक ये जरूर ध्यान रखना कि फिक्स नहीं है अंदर की ओर ये होगी या फिक्स नहीं है बाहर की ओर ये होगी। डिपेंड किस पर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है इस पॉइंट पी पर। इस पॉइंट पी पर बिल्कुल फिक्स है कि पॉइंट पी पर यदि आप लोग दिशा देखोगे तो कहाँ आएगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर आएगी। यदि इसी पॉइंट को इस साइड लेकर के चले जाते तो ये कहाँ जाती, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर आ जाती। यानी दिशा जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि अपना जो पॉइंट पी है वो अपने किस ओर ले रहे हैं। दूसरा, ये कोण जो बनता है, थीटा जो बनता है, थीटा बनता है आर और डीएल के बीच में, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बायो-सावर्ट का नियम जो है अपने को क्या बताता है कि यदि किसी चालक तार में आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है और कागज ये जो आपका तार है उस पर डीएल लंबाई का एक अल्पांश है, तो उस अल्पांश से आर थीटा पोजीशन पर जो पॉइंट पी है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी, उस पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी जो है वो किसके समानुपाती होती है, वो समानुपाती होती है आई के। ठीक है, डीबी समानुपाती आई उस चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। तो यहाँ डीबी किसके समानुपाती है, आई के समानुपाती है। दूसरा, ये डीबी जो है उस अल्पांश की लंबाई के भी क्या होती है, समानुपाती होती है। आई के समानुपाती और डीएल के भी क्या होती है, समानुपाती होती है। तीसरी बात, डीबी जो है वो साइन थीटा के भी क्या होती है, समानुपाती होती है। तो जो आई है, डीएल है, साइन थीटा है, इन तीनों की ये क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, दूसरा, ये डीबी जो है, ये डीबी ये 1/r² के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आई के समानुपाती, डीएल के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती और 1/r² जो हम लोगों ने लिख रखा है इसके क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो इन चारों इक्वेशंस को यदि अपने एक साथ रख दें तो डीबी देखिए क्या बनेगा, डीबी बनेगा डीबी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डीबी क्या बना, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बना। ये किसका मान है, डीबी का। डीबी इक्वल आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, समानुपाती को यहाँ से हटा देते हैं तो देखिए डीबी क्या आएगा, डीबी इक्वल लिखा जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई, म्यू है ये म्यू, ठीक है, μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डीबी इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये म्यू है, ध्यान रखना यू के जैसा, यू नोट। तो यह μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ μ0 जो है, μ0 अपॉन 4 पाई क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है। ये क्या है, एक नियतांक है। और ये μ0 जो है, इस μ0 को कहा जाता है निर्वात की चुंबकशीलता। इसे क्या कहा जाता है, निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। जो μ0 है इसे अपने क्या कहा जाता है, निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने बिल्कुल शुरुआत के अंदर फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था, आप लोगों ने कूलॉम के नियम की बात की थी, तो वहाँ आपने लिखा था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर F के समानुपाती थे। और उसके बाद में आपने समानुपाती हटाया तो K या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपने नियतांक के रूप में लगाया था। नियतांक के रूप में आपने क्या लगाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अपना वहाँ पर एक नियतांक था और एप्सिलॉन 0 जो है वो क्या थी, निर्वात की विद्युतशीलता थी। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है, μ0 जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, μ0 की अगर मान की बात की जाए तो μ0 का मान होता है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7। क्या होता है, 4 पाई गुणा 10 की पावर -7। यानी ये जो नियतांक आप लोगों ने लिख रखा है μ0 अपॉन 4 पाई, ये किसके बराबर होता है, 10 की पावर -7 के बराबर होता है। ठीक है, μ0 अपॉन 4 पाई इक्वल 10 की पावर -7 या μ0 इक्वल 4 पाई गुणा 10 की पावर -7। नियत ये जो मात्रक वगैरह जो है वो आप लोग इसका आराम से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे मात्रक किसका, तो देखिए μ0 का लिखना है तो ये आपका μ0 है। यहाँ जो लिखा गया वो जो राशि है
वो चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कल ही अपने पढ़ा था क्या होता है, टेस्ला होता है। यहाँ क्या लिखा गया है, मीटर स्क्वायर लिखा गया है। एक बार के लिए मीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पूरा का पूरा, मीटर स्क्वायर लिखा गया है अपॉन क्या आएगा, ये आएगा आई और dl, मतलब साथ में क्या आएगा, एम्पियर आएगा, और गुणा में क्या आएगा, मीटर आएगा, जिससे 1 मीटर जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इसका मात्रक जो बनेगा वो क्या बनेगा, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, ये क्या बन जाता है, इसका मात्रक बन जाता है, जो आपने लिख रखा है टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ये अपने पास में क्या है, म्यू जीरो का मात्रक है। ये मात्रक आपको निकाल करके देख लेना है, सीधा सीधा निकल जाएगा, ये इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, ये सभी नियतांक है, आई का एम्पियर बनेगा, ये एल है, और ये अपने पास में आर स्क्वायर है, डीएल अपॉन आर स्क्वायर, दूरी बटा दूरी की स्क्वायर है, तो एक दूरी कैंसिल हो जाएगी, दूरी बचेगी, यानी टेस्ला मीटर बटे एम्पियर जो है इसका क्या बन जाएगा, मात्रक बन जाएगा। और सेम यही मात्रक किसके लिए लिखा जाएगा, म्यू 0.4 इक्वल 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ये भी अपने पास में क्या है, मात्रक है किसका, चुंबकशीलता का, निर्वात की चुंबकशीलता का म्यू जीरो का मात्रक है। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद में अपने आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि यदि इसे सदिश रूप में अपने को लिखना होता तो सदिश रूप के लिए हम लोग इसे किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए सदिश रूप के लिए आप क्या करोगे, इसे आप लोग लिखोगे dB इक्वल म्यू 0.4 पाई, dB इक्वल म्यू 0.4 पाई आई dl r साइन थीटा अपॉन r की पावर 3। ठीक है, आपने क्या कर दिया, इसे ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, r से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आप इस फॉर्मूले को देख करके आपको पता चल रहा है कि ऐसा कोई भी नहीं है दूसरी तरफ जिसे अपने किस में बदल दें, सीधा सीधा सदिश रूप में बदल दे। तो ऊपर नीचे अपने इसे क्या कर दिया, r से मल्टीप्लाई कर दिया। अपने थीटा वाली टर्म जो है ये यहाँ से हटानी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे dB वेक्टर इक्वल म्यू 0.4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर बटा r की पावर 3। क्यों, क्योंकि यदि आप लोग इसका परिमाण ज्ञात करते हो, यदि आप लोग क्या करते हो, इसका परिमाण ज्ञात करते हो या इस क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हो, ये बनता है dl r साइन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने लिख सकते हैं। दूसरा आप लोग इस सूत्र को ये भी लिख सकते थे, dB वेक्टर इक्वल म्यू 0/4 पाई और आई dl क्रॉस r के बटा r स्क्वायर। क्यों लिख दिया, क्योंकि अपने पास में एकांक सदिश आर कैप किसके बराबर होता है, सदिश बटे सदिश के परिमाण के बराबर होता है। ठीक है, सदिश बटे सदिश के परिमाण के ये क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से आर वेक्टर लिया और इसमें से आर लिया, क्या बना, डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर की पावर 2। ये किसका मान बनता है, डीबी का मान बनता है। सदिश रूप में यदि अपने इन्हें लिखना हो तो सदिश रूप में अपने क्या लिख दिया, म्यू 0.4 पाई और आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, और आर क्यूब के साथ में लिखना चाहो तो जो ऊपर इक्वेशन लिख रखी है म्यू 0.4 पाई आई अपॉन आर की पावर 3 डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, इन दोनों जो लास्ट में इक्वेशन लिखे इससे अपने पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा जो है वो अपने क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों पॉइंट से आप लोग क्या कर सकते हो, पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो ज्ञात कर सकते हो। यदि आपको दिशा ज्ञात करनी हो, आपको क्या करनी हो, यहाँ से दिशा ज्ञात करनी हो तो दिशा वैसे तो अपने डायग्राम से कर ही चुके हैं, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है जिस और अपना पॉइंट पी है। परंतु इस फॉर्मूले से यदि आपको दिशा ज्ञात करनी हो तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है। मैथ के अंदर आप लोग अच्छे से पढ़ करके आए हो सदिश गुणनफल के बारे में, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट की जब आपको दिशा देखनी होती है तब आप क्या करते हो, एक दक्षिणावर्ती पेज को लोगे और उसे कहाँ रखोगे, उसे रखोगे डीएल और आर के तल के लंबवत। जैसे ये अपने पास में तल है, एक तरफ क्या है आर है, इस तरफ आर है और इस तरफ क्या है डीएल है, तो अपने इसे रखा इसके लंबवत। ठीक है, इसे कहाँ रखा, इनके तल के लंबवत रखा। लंबवत रख करके आपको इसे घुमाना है, किस तरफ घुमाना है, आपको इसे डीएल से आर की तरफ घुमाना है। यानी आपने इसे यहाँ रखा, आपको जाना है डीएल से आर की ओर, डीएल से आर की ओर आपको जाना है। तो इस तरीके से ये ऊपर की ओर जाएगा और वो दिशा किसकी आ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा आ जाएगी। ठीक है, जैसे डायग्राम से यदि आप लोग समझना चाहो तो ये डीएल था और ये अपना क्या था, आर था। तो आपको कहाँ से कहाँ घूमना है, आपको इस डीएल से आर की ओर घूमना है। तो इस डीएल से यदि आप लोग आर की ओर घूमोगे तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से दिशा प्राप्त हो जाएगी। कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर आपको क्या होगी, दिशा प्राप्त होगी। ठीक है,
कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर आपको क्या प्राप्त होगी, दिशा प्राप्त होगी। इस तरीके से घूमना है भी आपको डीएल से आर की ओर, ठीक है, डीएल से आर की ओर इस तरीके से आप लोग घूमोगे तो डीएल से आर की ओर आप जाओगे तो ये क्रॉस की दिशा में क्या आ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ जाएगी, ठीक है। और यदि यहाँ से आप लोग नहीं कर पाते हो तो सबसे अच्छा तरीका आपके पास में वही है, आपको क्या करना है, आपको ये चालक तार लेना है, ठीक है। अगर आप वहाँ से नहीं कर पाते हो तो सबसे अच्छा यही तरीका है, और ये इसे ज्ञात करते हैं वैसे दिशा अपने, तो ये। और अब आपको क्या देखना है, पॉइंट देखना है पी इस ओर है तो आप लोग यहाँ रखोगे और अंदर की ओर जा रही है तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगी। और अगर ये पॉइंट आपका इस ओर होता तो यहाँ क्या आ जाता, डॉट आ जाता, ठीक है। तो आपको पॉइंट देखना है किस ओर है, उस ओर आपको क्या करनी है, अपनी अंगुलियां मोड़ लेनी। अंगुलियों को मोड़ोगे या तो अंदर जाएगी या बाहर आएगी, उसके हिसाब से क्या आ जाएगी, यहाँ पर दिशा आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपनी दिशा ज्ञात करनी है। हम लोग इसके स्पेशल कंडीशंस पढ़ेंगे और इसके अंदर अपने समाकलन भी करेंगे, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।